आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रे ऑप्टिक्स का तीन जो नियम थे, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन दोनों को हम लोग यानी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है, लाइट क्या होता है, एक सीधी रेखा में क्या होता है, फैलता है या ट्रेवल करता है। ये वाला हो गया था फर्स्ट। सेकेंड वाला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग डिटेल में समझे थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके कितने नियम हैं और कितने प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं। इन तीनों को हम लोग डिटेल में समझे थे। सबसे पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब कोई लाइट किसी सरफेस से, स्मूथ सरफेस से या वैसा सरफेस हो जिससे लाइट क्या करे, रिफ्लेक्ट यानी वापस चला जाए, किसी सरफेस में जब वो फॉल होता है तो उसी रीजन में क्या होता है, बाउंस बैक हो जाता है। तब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते थे। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब पढ़ना है, हिंदी में इसको परावर्तन या प्रकाश का परिवर्तन, यह है अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग इसको समझेंगे डिटेल में कि क्या होता है, इसके नियम कितने हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन में ये हो रहा था कि जब एक मीडियम पे या कोई सरफेस पे लाइट क्या हो रहा था, फॉल्स हो रहा था, तब वो वापस चला जा रहा था उसी रीजन में। लेकिन रिफ्रैक्शन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। होता यह है कि जब किसी मीडियम में लाइट क्या होता है, फॉल्स होता है। अब ये मीडियम कैसा होगा वो भी यहाँ पे फैक्टर है, बाद में उसको समझेंगे। मानते हैं कि अभी यहाँ पे क्या है, एयर है और ये क्या है, ग्लास है। तब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, हमने इसको एयर माना है, माध्यम मीडियम कहने का मतलब यानी यहाँ पे एयर है और यहाँ पे क्या है, ग्लास है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, क्या होता है, दूसरे मीडियम में जाता है, तब उसका जो ट्रेवल करने का रास्ता था वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब चेंज होने का भी तरीका होता है इसमें। देखिए, इसको जाना चाहिए था किधर, जाना चाहिए था इस तरीके से सीधे, इस तरीके से इसको सीधे जाना चाहिए था। अगर लाइट यहाँ से आ रहा है तो किधर जाना चाहिए था, सीधे पास हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले तो इसमें हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब ये क्या होता है, हल्का मुड़ जाता है। देखिए, जाना चाहिए था इस लाइट को कहाँ, इस वाले में, लेकिन वो जा कहाँ रहा है, यहाँ से वो हल्का क्या हो गया, मुड़ गया। तब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, अभी तो अब बताइए कि अब ग्लास से फिर ये एयर में आ रहा है, यानी पहले एयर से ग्लास में गया तब इसका मीडियम चेंज हुआ। अब ग्लास से पुनः किस में आ रहा है, ये एयर में आ रहा है, फिर इसमें मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी फिर से यहाँ पर भी क्या होगा, इसमें इसके जो लाइट का डायरेक्शन है वो क्या होगा, चेंज होगा। देखिए, इसको जाना चाहिए था कहाँ, अभी ऐसे आ रहा है तो ऐसे इसको निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये फिर से अपना लाइट का जो डायरेक्शन है वो क्या करता है, चेंज करता है। इस तरीके से क्या होगा, वो वापस नहीं, वो आगे चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हो जाएगा नॉर्मल, ये हो जाएगा इंसिडेंट लाइट, और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड लाइट। तो रिफ्रैक्शन समझे। देखिए फिर से एक बार, यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करता है, इंटर करता है, तब उसके डायरेक्शन में हल्का क्या होता है, स्लाइटली क्या होता है, चेंज होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब चेंज देखिए, इस वाले केस में जब एयर से ग्लास में इंटर कर रहा था तब लाइट कहाँ जा रहा था, ये नॉर्मल हुआ, नॉर्मल की ओर मुड़ रहा था, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर मुड़ रहा था। लेकिन जैसे ही आप देख पा रहे हैं कि ये ग्लास से
ग्लास से पुनः एयर में वापस जा रहा है, तब क्या हो रहा है इसमें, ये नॉर्मल से दूर हट जाना चाहिए था इसको, देखिए हट रहा है। यानी यहाँ पे हमने देखा कि नॉर्मल की ओर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो अगर इस नियम को अगर अकॉर्डिंग होता तो ये वाला कुछ इस तरीके से आना चाहिए था, इसको इधर आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था, लेकिन आया कहाँ, ये बल्कि नॉर्मल की ओर ना आकर के ये नॉर्मल से क्या हुआ, दूर हट गया। यही चीज को हम लोग समझना है मीडियम के बारे में कि मीडियम कितने प्रकार के होते हैं। तो ये बात समझ में आया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब आगे हम लोग समझेंगे कि ये क्यों होता है ऐसा, एक बार दूर हट रहा है मीडियम से, नॉर्मल से, और एक बार नॉर्मल की ओर आ रहा है, यानी नॉर्मल की तरफ आ रहा है ये लाइट। तो आखिर इसका मसला क्या है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। उससे पहले तो हम लोग ये समझना है कि आखिर ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ये हो क्यों रहा है, लाइट में लाइट का डायरेक्शन चेंज क्यों हो रहा है। तो इसका जो मेजर कारण है वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। यानी हम लोग जानते हैं कि एयर में जितना स्पीड होता है लाइट का, उससे कम स्पीड होता है ग्लास में। क्या होता है, स्पीड जो लाइट का है वो ग्लास में एयर की तुलना में क्या होता है, कम होता है। यही वजह है अपवर्तन होने का, रिफ्रैक्शन होने का जो मेन कारण है वो क्या है, लाइट के स्पीड को चेंज होना। लाइट का स्पीड क्या करता है, चेंज करता है मीडियम टू मीडियम। अगर आप एयर में लाइट को ट्रेवल करवा रहे हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन जैसे ही वो ग्लास में इंटर करता है तब उसका जो स्पीड होता है एज कंपेयर टू एयर डिक्रीज कर जाता है। अब फिर वापस वो ग्लास से एयर में जाएगा तो फिर उसके लाइट में क्या होगा, इंक्रीज होगा लाइट के स्पीड में। यही वजह होता है किसका, रिफ्रैक्शन का जो मेन वजह है, कॉज है, वो क्या है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो मेन कारण क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट में चेंज होना। अभी हम लोग समझ रहे थे कि ये दूर हटेगा कि पास आएगा, इस वाले कारण को हम लोग समझते हैं। इसके लिए हम लोग समझना होगा मीडियम। देखिए मीडियम कहने का मतलब, मीडियम से आप इतना मतलब निकालिए कि जिस चीज में, जिस माध्यम से वो ट्रेवल करेगा, अभी एयर से ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए एयर क्या हुआ, मीडियम हुआ। अगर ग्लास में इंटर कर रहा है तो ग्लास क्या हुआ, मीडियम हुआ। तो अब मीडियम को दो टाइप में बांटा जाता है, एक रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, और दूसरा डेंसर मीडियम। दूसरा क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। हिंदी में इसको बोलते हैं विरल माध्यम और सघन माध्यम, सघन माध्यम। डेंसर से कुछ नहीं मतलब निकल रहा है, डेंस जिसको बोलते हैं, जिसका डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, घनत्व तो क्या हो, ज्यादा हो। देखिए रेयर मीडियम बोलेंगे, रेयर मीडियम हम बोलेंगे कि वैसा मीडियम, वैसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट किसी दूसरे मीडियम की तुलना में क्या हो, कम हो। रेयर मतलब कमजोर, समझिए क्या है रेयर मतलब, क्या, कमजोर। यानी इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, अब चूंकि मीडियम कमजोर है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएंगे, ज्यादा ट्रेवल करेगा। लेकिन यही मीडियम अगर डेंस हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, तब क्या होगा, लाइट को वो क्या कर देगा, ज्यादा रोकेगा। बस यही बात यहाँ पे समझना है। यानी वैसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है, एज कंपेयर टू अदर मीडियम, किसी दूसरे मीडियम की तुलना में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है, तब उस मीडियम को हम लोग कौन सा मीडियम बोलेंगे, रेयर मीडियम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं तो एक हम एयर लेते हैं और दूसरा ग्लास लेते हैं, तब आप जरा बताइए, एयर और ग्लास है तो एयर में ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगा कि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा। अब सी बात है कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एयर जो होगा वो कौन मीडियम होगा, रेयर मीडियम होगा। लेकिन किसके कंपेयर में, ये ग्लास के कंपेयर में क्या है, ये रेयर मीडियम है। बात समझ रहे हैं, ये ग्लास के कंपेयर में क्या है, एयर जो है, एयर ग्लास के कंपेयर में क्या है, रेयर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम क्या होगा, तो डेंसर मीडियम जस्ट इसका उल्टा, इसके कंपेयर में, एयर के कंपेयर में ये वाला क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वैसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है,
कम होता है, इसमें क्या था ज़्यादा होता है किसी दूसरे मीडियम के तुलना में, लेकिन इसमें क्या है डेंसर मीडियम किसको बोलेंगे, तो वैसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो अदर मीडियम के तुलना में कम हो, तब उस मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम बोलेंगे। तो अब हम ग्लास को अगर डिफाइन करें किसके तुलना में, एयर के तुलना में, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। यानी एयर के कंपेयर में ग्लास जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो ये था मीडियम, ये था क्या मीडियम। अब यहाँ पे समझिए कि कब वो नॉर्मल की ओर आएगा और कब वो नॉर्मल से दूर हटेगा। देखिए जब एयर से किस में आ रहा था, ग्लास में आ रहा था, यानी एयर क्या है, अभी एयर क्या है, एयर क्या है, रेयर मीडियम है, और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। और पुनः आप देख रहे हैं कि फिर से यहाँ पे क्या हो गया था, एयर हो गया था। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कब क्या होने वाला है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, क्या होगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, तब वो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। क्या होगा, नॉर्मल की ओर। नॉर्मल देखिए यहाँ पे है, नॉर्मल ये वाला है, नॉर्मल की ओर मुड़ रहा है कि नहीं, उसका रास्ता था उधर सीधे, लेकिन क्या हो रहा है, वो नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड हो जा रहा है। तो कब हो रहा है, जब रेयर से डेंसर में आ रहा है, यानी जब कोई लाइट रेयर से डेंसर में आएगा तब वो नॉर्मल की ओर बेंड होगा। लेकिन जैसे ही पुनः वो डेंसर से रेयर में जाएगा, किसमें, डेंसर से रेयर में जाएगा, तब वो क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटेगा। आप देख पा रहे हैं कि नॉर्मल यहाँ है, इसको आना चाहिए था इस तरीके में, इस डायरेक्शन में, लेकिन वो गया किधर, दूर हटा। कब, जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो वो क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटेगा। तो ये था इसका लॉजिक कि कब वो नॉर्मल की ओर आएगा और कब नॉर्मल से दूर हटेगा। तो हमने समझा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। आगे हम लोग समझते हैं कि इसके दो नियम हैं, रिफ्रैक्शन के भी दो नियम हैं। जैसे हम लोग क्या समझे थे, रिफ्लेक्शन लॉ के या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो नियम थे। तो उसी प्रकार से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी क्या है, दो नियम है। अब कौन कौन नियम है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो नियम है, हम लोग दोनों को समझते हैं। पहला नियम तो सेम ही है, पहला नियम क्या है, सेम ही है जैसा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में था। क्या था, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट, और क्या है, एक नॉर्मल है, एंड नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन। जैसा कि पहला था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला जो नियम था वो नियम यहाँ पे भी है। यानी अगर लाइट यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो वो इसी तरीके से मुड़ेगा, एक ही प्लेन में होगा, इस तरीके से होगा। आप इसको ऐसे देख सकते हैं सीधा, यानी तीनों के तीनों ये एक ही प्लेन में, ये नहीं कि ये वाला ऐसे गया और ये वाला फिर ऐसे गया। बात समझ गए, इस तरीके से नहीं मुड़ेगा वो। अगर वो इधर सीधा हो रहा है, इस तरीके से मुड़ रहा है, ऐसे भी देख सकते हैं आप, ऐसे होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये नहीं कि ये वाला इधर, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, ये इस तरीके से तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ये नहीं कि एक बार ये इधर मुड़ रहा है तो एक बार ये इधर मुड़ेगा, तो ये तीन एक प्लेन नहीं होंगे। एक प्लेन कब होगा, जब ये इधर मुड़ रहा था और फिर ये इस तरीके से मुड़ रहा था, तब ये क्या कहलाएंगे, एक प्लेन में कहलाएंगे सारे के सारे, और इस पे एक नॉर्मल हो जाएगा। ये तीनों इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट और जो नॉर्मल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। जैसा कि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी फर्स्ट नियम यही वाला था। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए यहाँ से लाइट आ रहा था, एक प्लेन की बात कर रहा है, लाइट आया, फिर ये आया और फिर निकल गया। अब ध्यान रखिएगा, जब भी दो बार रिफ्लेक्शन होगा तब ये जो दोनों आपस में जो हैं ये पहले वाले के पैरेलल में ही क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे लाइट। देखिए ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, पैरेलल में ही लाइट क्या होता है, निकलता है। तो ये था फर्स्ट लॉ। इसका सेकेंड लॉ होता है कि एंगल, कोसाइन एंगल, साइन एंगल, पहले एंगल समझ लीजिए। एंगल, इंसिडेंट एंगल कहाँ पे होगा, इंसिडेंट एंगल कहाँ पे होगा, अगर इस पॉइंट पे हम लोग पी पॉइंट पे अगर निकाले तो ये वाला क्या हो जाएगा, आई। आर कौन सा होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल यहाँ पे होगा,
नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में, तो ये हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो जाएगा आई और यहाँ पे हो जाएगा ये आर, इस तरीके से। तब बताता है, तब बोलता है, दूसरा नियम इसका बोलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, रेशियो लिख लेते हैं, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is equal to a constant। क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ साइन एंगल, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब साइन के आने का मतलब क्या हुआ कि एंगल का, कौन से एंगल का? तो इंसिडेंस का साइन एंगल, दूसरा इसका रेशियो किसके साथ? रिफ्रैक्शन के साथ। किसके साथ? रिफ्रैक्शन के साथ। यानी साइन हमको जो कौन सा इसको बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में कौन सा? साइन, साइन का किसके साथ? रिफ्रैक्टेड एंगल के साथ। तो साइन का रिफ्रैक्टेड एंगल के साथ, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा। क्या होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा। इसको म्यू भी बोलते हैं, या कहीं कहीं पे न्यू से भी दिखाया हुआ रहता है। तो ये बोलता है दूसरा नियम, किसका? रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ। पहला था कि इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल, तीनों के तीनों क्या होंगे? सेम प्लेन में होंगे। लेकिन दूसरा क्या बताता है कि साइन एंगल इंसिडेंस का और उसका रेशियो रिफ्रैक्टेड एंगल विद साइन, जो दोनों का रेशियो होगा वो क्या होगा? एक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे हम लोग समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी मीडियम के लिए क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने के लिए अभी जो हमने नियम पढ़ा, कौन सा नियम पढ़ा? सेकेंड लॉ, रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ क्या पढ़ा कि साइन आई बाई साइन आर, ये किसके बराबर होता है? एक कांस्टेंट के बराबर होता है। और इसी नियम को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी नियम को स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। और ये जो कांस्टेंट होता है, यही कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जरा बात समझिए, कंफ्यूजन ये होगा कि एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या चीज है? तो यहां पे पहले ये समझिए कि साइन आई बाई साइन आर जो मिल रहा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला, लेकिन किस मीडियम का मिला? या एब्सोल्यूट मिला या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला? यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको। तो जरा बताइए, हम यहाँ समझते हैं। हमने एक मीडियम बनाया है, ये क्या है? एयर है, और ये क्या है? वाटर है। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम लोग अभी भी पढ़े कि रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो वो किसकी ओर मुड़ता है? किसके ओर मुड़ता है? और नॉर्मल की ओर मुड़ता है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, तो अगर ये टोटल होता उसी तरीके से निकल जाता तो ये भी 60 होता। लेकिन अब क्या हो रहा है? नॉर्मल की ओर क्या हो रहा है? मुड़ जा रहा है, तो कुछ ना कुछ इसका वैल्यू कम गया होगा, इसलिए हमने 30 डिग्री लिख दिया। अब एग्जैक्ट 30 डिग्री नहीं है, बस समझने के लिए। यानी आई का वैल्यू 60 डिग्री है और आर का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री है। तो हम अगर यहाँ वैल्यू रखें साइन आई का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री, और साइन आर का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो भी काट कूट के म्यू का वैल्यू आएगा वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। लेकिन किसका बताएगा? यही पे कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होगा।
तो बताइए कि लाइट जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, एयर में हो रहा है या वाटर में हो रहा है? चेंज उसका कहाँ पे किया, बेंड लाइट कहाँ पे किया, वाटर में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये किसका होगा, वाटर का होगा। और उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, म्यू डब्ल्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके तुलना में, किसके तुलना में, ये एयर की तुलना में है। अब चाहे तो ए म्यू डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, या इसको सिंपली अगर म्यू डब्ल्यू भी लिखा हुआ है तब इसका मतलब ये समझना है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका है, वो किसका है, वाटर का है। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका कंपैरिजन किससे किया हुआ है, एयर से किया हुआ है। और जब किसी मीडियम का कंपेयर किससे किया जाए, एयर से किया जाए, तब उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में है? यानी अभी जो हमने देखा यहाँ पे एक मीडियम कौन सा है, एयर है, और दूसरा मीडियम कौन सा है, वाटर है। तब आपको कैलकुलेट करना है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ये वैल्यू रख देंगे sin 60 बाई sin 30, sin 60 बाई sin 30, और जो भी वैल्यू आएगा वो किसका दे देगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा। किसके तुलना में, किसके तुलना में, एयर के तुलना में। तो चाहे आप ए म्यू डब्ल्यू लिखिए या डायरेक्टली म्यू डब्ल्यू लिखिए, यानी ये है किस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का है। और ये कौन सा है, इसको हम लोग फिलहाल बोलेंगे कौन सा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों, क्योंकि तुलना अभी किससे कर रहे हैं हम लोग, एयर से कर रहे हैं। लेकिन यही बोल लेते कि एक मीडियम यहाँ पे ग्लास है और दूसरा मीडियम क्या है, दूसरा मीडियम यहाँ पे वाटर दे देते, दूसरा मीडियम क्या देते, वाटर। तब बताइए ये इंडेक्स जो बताएगा कि दो मीडियम को तुलना कर रहा है कि नहीं। अच्छा सपोज कीजिए कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे होता, यहाँ पे आई होता और यहाँ पे आर होता। सपोज कीजिए यहाँ पे ये एक मीडियम क्या है, ग्लास है, और एक मीडियम क्या है, वाटर है, एक मीडियम क्या है, वाटर है। तब हम लोग यहाँ से निकालते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो साइन आई बाई साइन आर होता, होता कि नहीं होता, साइन आई बाई साइन आर होता। अब यहाँ पे म्यू मिलता। लेकिन जरा बताइए, जरा बताइए कि यहाँ पे बताइए कि ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला। अभी भी यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिला है, वाटर का ही मिला है। लेकिन ये तुलना किससे किया हुआ है, क्या ये तुलना एयर से किया हुआ है, नहीं, ये तुलना किससे किया हुआ है, ग्लास से किया हुआ है। तब आप डायरेक्टली इसको म्यू डब्ल्यू लिख करके नहीं छोड़ सकते हैं। अगर सिर्फ म्यू डब्ल्यू लिख दिए तब ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंपेयर किससे किया हुआ है, एयर से किया हुआ है। लेकिन जब यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्लास से किया हुआ है, तब हमको क्या लिखना होगा, यहाँ पे हर हालत में क्या होगा, एकदम मस्ट है कि जी म्यू डब्ल्यू लिखना ही होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ कंपेयर किससे किया हुआ है, ग्लास से किया हुआ है। किससे कंपेयर किया हुआ है, ग्लास से किया हुआ है। तो ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट होगा कि रिलेटिव होगा, समझिए। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है ये किसका होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार के हमने देखे, एक एब्सोल्यूट था और दूसरा रिलेटिव था। तो ये एब्सोल्यूट होगा, ये रिलेटिव होगा। ऑब्वियस सी बात है कि एब्सोल्यूट हम लोग तब बोलते थे जब उसका कंपैरिजन किससे करते थे, एयर से करते थे। लेकिन कंपेयर कर किससे रहे हैं, अभी किससे कर रहे हैं हम लोग, किसी दूसरे मीडियम की, एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम से कर रहे हैं। यानी यहाँ पे जो आपको मिल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कौन सा हो जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ये क्लियर हुआ ये बात, ये किसका हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो एक तरीका था साइन 60 और यानी साइन वाला स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। लेकिन एक और इसका क्या होता है, डेफिनेशन होता है। यानी एक और क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, क्या होगा मीडियम, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं म्यू बराबर c बाय वी। यहां से जो वैल्यू आएगा यानी म्यू का, वही वैल्यू कहां से आएगा, ये एंगल वाला से भी आएगा, तो ये एक दूसरा तरीका हुआ। कहां से, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर एक और क्या है, तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी एयर या वैक्यूम या स्पीड का लाइट, और कंपेयर किससे करना है, मीडियम से, नीचे। अच्छा बताइए, यहां से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, जैसे अभी मानते हैं कि यहाँ पे एंगल ना दे करके यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एयर में कुछ स्पीड दिया हुआ है। मान लीजिए कि एयर, ऑब्वियस सी बात है, एयर में स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सपोज कीजिए, हो सकता है डिफरेंट हो। अब ऑब्वियस सी बात है कि वाटर में कम होगा। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो जो भी वैल्यू यहाँ से आया, आप काट कूट कर बताइए कितना आएगा, अप्रॉक्स 1.5 आएगा यहाँ से वैल्यू। कैसे, तो हम लोग एयर में स्पीड ऑफ लाइट रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट किस में रखें, एयर में रखें। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट वाटर में, तो रखिएगा यहाँ पे 3 × 10⁸ और यहाँ पे 2 × 10⁸, तो ये से 3/2 1.5। तो जरा 1.5 जो वैल्यू आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, वो किसका आया, एयर का आया या वाटर का आया। फिर से यही वाला कंफ्यूजन हो रहा है, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है वो किसका आया है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है वाटर का। यानी जो 1.2 जो आपको वैल्यू दिख रहा है वो म्यू डब्ल्यू है, और म्यू डब्ल्यू का वैल्यू कितना आया, 1.5 किसके तुलना में है, तो चूंकि एयर के तुलना में है तो आप यहाँ पे ए लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर है। आप अगर लिखते हैं ए म्यू डब्ल्यू, इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब चूंकि एयर से तुलना किया हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात क्लियर हुआ, तो ये था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि दो मीडियम है, उस पर हम कंफ्यूजन दूर करते हैं, पहले इस चीज को हम क्लियर करते हैं। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको कैलकुलेट करना है। देखिए कैलकुलेट करना क्या है, म्यू डब्ल्यू जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी हमको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। किसके तुलना में हमको कैलकुलेट करना है, किसके तुलना में हमको कैलकुलेट करना है, वाटर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके तुलना में, ग्लास के तुलना में। तो जरा बताइए कि हमको वाटर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है ग्लास की तुलना में, तो म्यू जी, यानी म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी, यानी वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके तुलना में, ग्लास के तुलना में, वाटर का ग्लास के तुलना में। तो हमको क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लें, उससे हम लोग क्या कर लेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर। ये वाला चीज जो आपको दिख रहा है ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये वाला जो आपको चीज दिख रहा है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कहने का मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकालना है, तुलना किससे तुलना करना है, तो ग्लास से तुलना करना है। किससे तुलना करना है, ग्लास से तुलना करना है। तो बताइए हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करेंगे, किसका, इसका वाटर का, और उसका तुलना किससे कर देंगे, ग्लास वाले का इंडेक्स से तुलना कर देंगे। तो रही बात अब की, अब म्यू डब्ल्यू यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर ग्लास का कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इस चीज को अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब क्या होता है, हम लोग अभी समझे
ए और ए, यानी अब हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, तो किसी दो मीडियम का रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम। इसका मतलब जरा समझिए, यानी अगर आपको बोले कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, यहाँ पे जो रहता है उसका होता है, वाटर का किसके तुलना में, जी के तुलना में, तब इसके बराबर क्या होगा, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा देखिए, एक और हम कंपेयर करते हैं, यानी वाटर का अभी किससे तुलना करना है, डायमंड से, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, यानी इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो कैसे लिखेंगे, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। यानी अगर हमको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो हमको क्या आना चाहिए, हमको आना चाहिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन दोनों मीडियम का। तो हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना था, वाटर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके तुलना में, ग्लास के तुलना में। तो हमने क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, अभी पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने दो नियम पढ़ा, या तो आप C/W लिख दीजिए या साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, यही हम लोग पढ़े थे। ये वाला चीज हम लोग को पता नहीं है, ये वाला जरूर हम लोग जानते हैं, लिख लेंगे C3 × 10⁸ और W वाटर में लाइट का स्पीड कितना होता है, 2.25 × 10⁸। यहाँ से आप पाएंगे क्या हो जाएगा, 1.3 के अप्रॉक्स हो जाएगा, यानी ए म्यू डब्ल्यू का वैल्यू कितना आया, 1.3, यानी इसका वैल्यू हम लोग क्या कर लिए हैं, कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमको ये निकालना है ए म्यू जी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब ग्लास के लिए निकालिए, ए डब्ल्यू जी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डब्ल्यू जी इज इक्वल टू C बाय, यानी ग्लास में जितना स्पीड होगा, ग्लास में स्पीड कितना होता है, ग्लास में स्पीड जो भी वैल्यू आए आप काट कूट करके हम इतना ही रहने देते हैं, 3/2.25, इसमें होता है ग्लास में 3 × 10⁸ बाई 2 × 10⁸, यानी 1.5 यहाँ से आ जाएगा। इसका कितना वैल्यू आया था, 1.3 के अप्रॉक्स। अब हमको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो दोनों का रेशियो रख देंगे, यानी कितना हो जाएगा 1/3 बाई 1/5, यानी 13/15, यानी वाटर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की तुलना में कितना आया, 13/15। तो ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका। हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए देखते रहिए। धन्यवाद।